बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर ऑफ वार का एक नावल पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही फेमस नावल जिसका नाम है फार होम द बेल टोल्स। इस नावल को एक अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था। अब भाई ये लिटरेचर ऑफ वार का नावल है तो इसमें वार का जिक्र तो ज़रूर होगा। तो ऐसा ही है, इस नावल में स्पेनिश सिविल वार का जिक्र किया गया है। बड़े सब्र और बड़े हौसले के साथ आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नावल समझना है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये नावल प्रिपेयर किया है मैंने। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप लोग भी कॉपी पेंसिल पकड़ लो और लिखना शुरू कर दो। जो जो बातें मैं आप लोगों को समझाऊं कॉपी पर आप लोग लिखते जाओ। फार होम द बेल टोल्स, ये टाइटल है इस नावल का। इसका मतलब क्या है, कहाँ से लिया ये टाइटल अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। इस टाइटल का उर्दू में ये मतलब बनता है कि किसके लिए घंटी बजती है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की लिखी हुई राइटिंग्स में से अपने नावल का टाइटल सेलेक्ट किया था, फार होम द बेल टोल्स, यानी घंटी किसके लिए बजती है। ये एक ऐसी घंटी है जो कि किसी क्रिश्चियन की मौत पर बजती है एक चर्च के अंदर। जब कोई ईसाई या फिर कोई क्रिश्चियन मर जाता है तो उसकी मौत पर चर्च के अंदर एक घंटी बजाई जाती है। तो नावल का टाइटल ही ये शो कर रहा है कि इस नावल के अंदर कितनी ज़्यादा डेथ्स होने वाली हैं और कितनी ज़्यादा तबाही दिखाई जाएगी इस नावल में जंग के दौरान, स्पेनिश सिविल वार के दौरान। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे कौन था? ये एक अमेरिकन नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक जर्नलिस्ट था। 21 जुलाई 1899 में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ था और 2 जुलाई 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही इसकी डेथ हो गई थी। इस नावल की स्टोरी अर्नेस्ट हेमिंगवे के उन एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है जो एक्सपीरियंसेस अर्नेस्ट हेमिंगवे ने स्पेनिश सिविल वार के दौरान एक जर्नलिस्ट के तौर पर किए थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर अलायंस में एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता था और इसने स्पेनिश सिविल वार को कवर किया था। 1920 से 1950 इन सालों के दरमियान में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे थे। 1953 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को इसकी राइटिंग्स के लिए, इसकी लिटरेरी राइटिंग्स के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था और 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। फार होम द बेल टोल्स ये नावल और द ओल्ड मैन एंड द सी ये नोवेला, ये दोनों वर्क्स अर्नेस्ट हेमिंगवे के बहुत फेमस हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस लिटरेरी वर्क्स लिखे थे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे के 7 नावल्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज और 2 नॉन फिक्शन वर्क्स पब्लिश हुए थे। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा नावल के बारे में बताता हूँ। यह नावल अर्नेस्ट हेमिंगवे ने 1939 में लिखा था और ये नावल फार होम द बेल टोल्स जुलाई 1940 में मुकम्मल लिख लिया था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने और फिर 21 अक्टूबर 1940 में यह नावल पब्लिश करवा दिया गया था। सेटिंग ऑफ प्लेस इस नावल की है नियर सजोविया, स्पेन, यानी सजोविया एक सिटी है स्पेन के अंदर, उसके करीब कोई जगह है। ये इस नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस है और सेटिंग ऑफ टाइम इस नावल की है 1937। इस नावल का जॉनरा है वार नावल और ये नावल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये नावल लिखा था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने और इस नावल का मेजर इवेंट है स्पेनिश सिविल वार। और इस नावल की सेटिंग ऑफ टाइम अगर आप लोग देखो तो तब भी सिविल वार चल रही थी। अब ये स्पेनिश सिविल वार क्या है भाई, हमें भी तो पता चले। भाई स्पेनिश सिविल वार 1936 में शुरू हुई थी और 1939 में ख़त्म हो गई थी। 17 जुलाई 1936 में इस वार की शुरुआत हुई थी और 1 अप्रैल 1939 तक ये वार चली थी। तकरीबन 4 लाख से 4.5 लाख लोग इस जंग में मारे गए थे। इस वार में 2 ग्रुप्स थे, एक तरफ थे नेशनलिस्ट्स और दूसरी तरफ थे रिपब्लिकन्स। जो नेशनलिस्ट्स का ग्रुप था उनको इटली का एक फेशिस्ट ग्रुप था वो सपोर्ट कर रहा था और साथ ही जर्मनी का एक नाजी ग्रुप, जिसे नाजी जर्मनी भी कहा जाता है, वो सपोर्ट कर रहा था। और दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन्स थे इनको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मिलिट्री भी रिपब्लिकन्स के साथ थी और साथ ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कुछ लोग रिपब्लिकन्स के साथ शामिल हो गए थे। नेशनलिस्ट्स ग्रुप के लीडर का नाम जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको था और रिपब्लिकन्स
इस ग्रुप के लीडर का नाम फ्रांसिस्को लार्गो कैबेलो था और बाद में जुआन नरगिन ये शख्स रिपब्लिकन्स ग्रुप का लीडर बन गया। अब फेशिस्ट ये लोग कौन है, फेशिस्ट पार्टी क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई थी ये पार्टी? असल में जो फेशिस्ट पार्टी है ये इटली से शुरू हुई थी, जिसको इटली की नेशनल फेशिस्ट पार्टी भी कहा जाता था, और ये 1922 से लेकर 1943 तक कायम रही थी ये पार्टी। और बेनिटो मुसोलिनी ये शख्स फेशिस्ट पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था और ये एक डिक्टेटर था। जियोवनाई जेंटाइल ये एक इटालियन फिलोसोफर, एजुकेटर और पॉलिटिशियन था। जियोवनाई जेंटाइल और बेनिटो मुसोलिनी इन दोनों ने मिल के फेशिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको डेवलप किया था इटली के अंदर। अब फेशिज्म असल में है क्या? फेशिज्म में ऐसा होता है कि एक डिक्टेटर होता है जो कि पूरी कंट्री का लीडर बन जाता है, और ये लीडर आर्मी का यूज़ करके, मिलिट्री का यूज़ करके ज़बरदस्ती इनके ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव डालता है, ये जो डिक्टेटर होता है। और जो सारे इख्तियारात होते हैं मुल्क के वो डिक्टेटर के पास ही होते हैं फेशिज्म फ़िलासफ़ी के मुताबिक। और नाज़ी जर्मनी ये क्या था? ये भी एक ग्रुप था, ये एक जर्मन स्टेट थी। 1933 से 1945 तक रही थी ये स्टेट, जब अडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी इन लोगों ने जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप कंट्री में तब्दील कर दिया था। अब जो नेशनलिस्ट्स का ग्रुप था उसमें ज़्यादातर रोमन कैथलिक्स लोग थे, मिलिट्री के बहुत अहम लोग शामिल थे, और लैंड ओनर्स और बहुत सारे बिजनेसमैन नेशनलिस्ट्स इस ग्रुप के साथ शामिल थे। और दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन्स थे उनमें जो शहरी वर्कर्स हैं, अर्बन वर्कर्स हैं, वो लोग थे, कुछ एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे या फिर लेबरर्स थे, और कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। अब समझ आ गए कि स्पेनिश जो सिविल वार है ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ आर्मी, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक जंग थी। और ये जंग क्यों शुरू हुई थी? ये इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि मिलिट्री के ग्रुप ने, या समझ लें कि मिलिट्री ने पूरे कंट्री का कंट्रोल संभालने की कोशिश की थी, पूरे कंट्री का कंट्रोल छीनने की कोशिश की थी, और वो कोशिश नाकाम हुई जब रिपब्लिकन्स इन लोगों की वजह से, इस ग्रुप की वजह से, तो एक बहुत ही बड़ी खूनी जंग छिड़ गई नेशनलिस्ट्स यानी आर्मी के दरमियान और जो रिपब्लिकन्स थे यानी कोई आम लोग थे इनके दरमियान, आम शहरी लोगों के दरमियान। अब मैं 10 तक गिनूंगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेशनलिस्ट्स स्पेनिश सिविल वार जीते थे या फिर रिपब्लिकन्स ये लोग स्पेनिश सिविल वार जीते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं बताता हूँ अब कि कौन सा ग्रुप स्पेनिश सिविल वार जीता था। असल में नेशनलिस्ट्स ये लोग, ये ग्रुप स्पेनिश सिविल वार जीत गया था, और रिपब्लिकन्स ये लोग स्पेनिश सिविल वार हार गए थे। और इसके बाद जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको इसने स्पेन पर हुकूमत की थी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इस नावल की समरी की तरफ। स्पेनिश सिविल वार के अंदर जो लोग शामिल थे उन लोगों को इस नावल के करैक्टर्स शो करेंगे, लेकिन जो ये नावल है इसके जो करैक्टर्स हैं ये फिक्शनल हैं, लेकिन हकीकत में जो लोग उस वार में शामिल थे स्पेनिश सिविल वार में उन लोगों को ये करैक्टर्स शो करेंगे। फार होम द बेल टोल्स ये नावल मई 1937 इस टाइम पर शुरू होता है, और इस टाइम पर स्पेनिश सिविल वार अरूज पर होती है। एक अमेरिकन मैन जिसका नाम होता है रॉबर्ट जॉर्डन, वो यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर स्पेन आ जाता है, और रिपब्लिकन जो ग्रुप होता है वार के अंदर उसमें रॉबर्ट जॉर्डन शामिल होने के लिए आता है। रॉबर्ट जॉर्डन फार होम द बेल टोल्स इस नावल का प्रोटैगनिस्ट भी है, और ये स्पेनिश ग्रिला फाइटर्स के साथ शामिल हो जाता है। स्पेनिश ग्रिला फाइटर्स को ग्रिलरोस भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे फाइटर्स जो कि अपने से बड़े ग्रुप के साथ फाइट करें इंडिपेंडेंस के लिए या फिर फ्रीडम के लिए। गुरिल्ला फाइटर्स को फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। यानी जो रिपब्लिकन्स लोग थे स्पेनिश सिविल वार में या फिर जो गुरिल्ला फाइटर्स थे, ये लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी ही रहे कंट्री के अंदर, स्पेन कंट्री के अंदर, और आर्मी जो है आर्मी की गवर्नमेंट ना हो। गुरिल्ला फाइटर्स पहाड़ियों में छुपे होते हैं, और रॉबर्ट जॉर्डन इन गुरिल्ला फाइटर्स के साथ आकर शामिल हो जाता है इनके ग्रुप में। रिपब्लिकन ग्रुप फिर रॉबर्ट जॉर्डन को एक मिशन पर भेजते हैं। वो मिशन क्या होता है कि रॉबर्ट जॉर्डन एक फेशिस्ट ब्रिज है उसको बॉम्ब के साथ उड़ा दे। इस ब्रिज पर फेशिस्ट ग्रुप का कब्जा होता है,
और इस ब्रिज के ज़रिए से जो फेशिस्ट लोग हैं, फेशिस्ट लोगों का जो ग्रुप होता है, ये लोग रिपब्लिकन ग्रुप के लोगों पर अटैक करते हैं। तो रॉबर्ट जॉर्डन को ये मिशन दिया जाता है कि रॉबर्ट जॉर्डन जाए और फेशिस्ट ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ा दे, बम लगाए और उड़ा दे इस ब्रिज को, फेशिस्ट लोगों के ब्रिज को। एक पेजेंट और एक गुरिल्ला फाइटर जिसका नाम एंसेल्मो होता है, वो रॉबर्ट जॉर्डन को रिपब्लिकन ग्रुप का, गुरिल्ला फाइटर के ग्रुप का पता बताता है कि ये ग्रुप एक गार के अंदर मौजूद है, यानी गुरिल्ला फाइटर्स का ग्रुप एक गार के अंदर छुपा हुआ है। जब रॉबर्ट जॉर्डन और एंसेल्मो ये दोनों गुरिल्ला कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तो इन दोनों को रास्ते में गुरिल्ला कैंप का लीडर मिलता है जिसका नाम होता है पैब्लो। पैब्लो रॉबर्ट जॉर्डन से मिलता है। पैब्लो रॉबर्ट जॉर्डन के साथ र्यूडली बिहेव करता है और कहता है कि रॉबर्ट जॉर्डन ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ाने का जो ऑपरेशन है उसको कैंसिल कर दे, यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन फेशिस्ट लोगों के ब्रिज को ना उड़ाए, क्योंकि इससे जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, जो गुरिल्ला रॉस हैं, ये लोग, इनकी सेफ्टी को ख़तरा है। पैब्लो की बातें सुनकर रॉबर्ट जॉर्डन को पैब्लो पर शक हो जाता है और वो ये सोचता है कि जो पैब्लो है हो सकता है गुरिल्ला फाइटर्स को धोखा दे दे और ये जो मिशन है ब्रिज को उड़ाने का मिशन, ये पूरा ना हो पाए। फिर रॉबर्ट जॉर्डन कैंप के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर रॉबर्ट जॉर्डन फिर पैब्लो के साथ काम करने वाली एक जिप्सी वूमेन से मिलता है जो कि बड़ी और मजबूत होती है। पिलर ऐसे दिखाई देती है कि जैसे यही गुरिल्ला ग्रुप की लीडर है। फिर शाम के टाइम रॉबर्ट जॉर्डन गुरिल्ला कैंप के 6 और लोगों से मिलता है। उन 6 लोगों के नाम कुछ यूँ होते हैं: रफाएल, अगस्टिन, फर्नांडो, प्रिमिटिवो, एंड्रेस और अलाडियो। रफाएल गुरिल्ला बैंड का जिप्सी मेंबर है। ऑगस्टिन भी एक काबिल इत्मीनान गुरिल्ला फाइटर है। फर्नांडो भी एक गुरिल्ला फाइटर है जिसकी एज तकरीबन मिड 30s में है। और प्रिमिटिवो ये एक काफ़ी एज का, बड़ी एज का गुरिल्ला फाइटर है। और एंड्रेस और इलाडियो ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भी गुरिल्ला फाइटर्स हैं। इलाडियो एंड्रेस का बड़ा भाई है और एंड्रेस इलाडियो का छोटा भाई है। इस कैंप ने, गुरिल्ला कैंप ने, एक लड़की को पनाह दी होती है। एक जवान लड़की होती है जिसका नाम होता है मारिया। फेशिस्ट लोगों के ग्रुप ने मारिया का रेप किया होता है और गुरिल्ला कैंप के लोग फिर मारिया को अपने कैंप में रहने के लिए जगह दे देते हैं। और कुछ टाइम पहले ही मारिया गुरिल्ला कैंप में आई होती है। रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया, इन दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है। फिर रॉबर्ट जॉर्डन और एंसेल्मो ये दोनों कैंप से बाहर चले जाते हैं ब्रिज को देखने के लिए। फिर जब रॉबर्ट जॉर्डन और एंसेल्मो ये दोनों वापस आते हैं ब्रिज को देखकर, तो पैब्लो अपने कैंप में ये बात करता है सबके सामने कि पैब्लो और उसके गुरिल्ला फाइटर्स रॉबर्ट जॉर्डन की हेल्प नहीं करेंगे ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ाने के लिए। पैब्लो की बात सुनकर पिलर और दूसरे लोग पैब्लो की बात नहीं मानते। एक गुरिल्ला फाइटर रफाएल रॉबर्ट जॉर्डन के साथ खुफिया तौर पर यह बात करता है कि रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो को मार दे, लेकिन जो पिलर होती है वो इस बात पर जोर देती है कि पैब्लो खतरनाक आदमी नहीं है तो उसको ना मारा जाए। फिर इस नावल में रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया, इन दोनों का एक दूसरे के साथ लव दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते हैं। अगली सुबह फिर क्या होता है, जो पिलर होती है ये रॉबर्ट जॉर्डन को जंगल के रास्ते से दूसरे गुरिल्ला बैंड के लीडर एल्सोर्डो के साथ मिलाने के लिए ले जाती है कि एल्सोर्डो जो कि दूसरे गुरिल्ला बैंड का लीडर है उसके साथ कोई मशवरा किया जाए कि फेशिस्ट ब्रिज को किस तरह से बॉम्ब के साथ उड़ाया जा सके। रॉबर्ट जॉर्डन और पिलर ये लोग मारिया को भी अपने साथ लेके जाते हैं। फिर रॉबर्ट जॉर्डन और सभी लोग एल्सोर्डो से मिलते हैं और एल्सोर्डो जो होता है वो इन लोगों की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है कि वो एल्सोर्डो रॉबर्ट जॉर्डन की फेशिस्ट ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन और एल्सोर्डो को ये बात बड़ी तंग करती है क्योंकि इनको ऑर्डर ये मिला होता है कि ब्रिज को दिन की रोशनी में यानी सुबह टाइम ही बॉम्ब के साथ उड़ाया जाएगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई। दिन की रोशनी में तो फेशिस्ट आर्मी को ये पता चल जाएगा कि रॉबर्ट जॉर्डन और एल्सोर्डो और दूसरे गुरिल्ला फाइटर्स फेशिस्ट ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ाने लगे हैं और फेशिस्ट लोग गुरिल्ला फाइटर्स पर हमला भी कर देंगे। फिर जब ये सभी लोग वापस आ रहे होते हैं तो रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया ये दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते हैं और पिलर इन दोनों को देख लेती है। फिर मारिया पिलर के सामने यह बात मान लेती है कि वो रॉबर्ट जॉर्डन के साथ प्यार करती है और साथ
मारिया पीलर को ये भी कहती है कि जब मारिया और रॉबर्ट जॉर्डन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे ज़मीन हिल रही है, ज़मीन हरकत कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि मारिया और जॉर्डन इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया है और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं तो इन दोनों को बहुत अच्छा फील होता है। जब रॉबर्ट जॉर्डन और बाकी सारे लोग पैब्लो के कैंप पर जाते हैं तो पैब्लो रॉबर्ट जॉर्डन की इंसल्ट करता है और पैब्लो ने शराब भी पी होती है। इस टाइम पर रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि कोई बहाना बनाकर रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो को जान से मार दे। यानी रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो को गुस्सा दिलाएगा तो पैब्लो रॉबर्ट जॉर्डन के साथ लड़ेगा और इसी बहाने रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो को कत्ल कर देगा, मार देगा उसे, पैब्लो को। लेकिन जो पैब्लो है वो रॉबर्ट जॉर्डन की बातों से गुस्सा नहीं होता। फिर गुरिल्ला फाइटर अगस्टिन पैब्लो के फेस पर हिट करता है अपने हाथों से, पैब्लो के फेस पर थप्पड़ मारता है या कह लें मुक्का मारता है पैब्लो के फेस पर जो अगस्टिन होता है। फिर पैब्लो कैंप के बाहर चला जाता है कुछ मिनट्स के लिए और कैंप के अंदर मौजूद बाकी लोग जैसे कि रॉबर्ट जॉर्डन, मारिया पीलर, अगस्टिन और बाकी गुरिल्ला फाइटर्स इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि पैब्लो इनके लिए अब ख़तरनाक है। ब्रिज को उड़ाने का, फैशिस्ट ब्रिज को उड़ाने का जो मिशन है उस मिशन के लिए पैब्लो अब खतरा है तो पैब्लो को जान से मार देना चाहिए। तो रॉबर्ट जॉर्डन फिर पैब्लो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अचानक से पैब्लो कैंप के अंदर आता है और सबको ये बताता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब पैब्लो भी बाकी गुरिल्ला फाइटर्स की और रॉबर्ट जॉर्डन की फैशिस्ट ब्रिज को उड़ाने में हेल्प करेगा। फिर दोबारा से रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को ये भी कहते हैं मारिया और रॉबर्ट जॉर्डन कि ये दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। फिर सुबह के टाइम रॉबर्ट जॉर्डन एक फैशिस्ट सोल्जर को देखता है और उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर पूरे गुरिल्ला कैंप के लोग उठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद रॉबर्ट जॉर्डन और पैब्लो के गुरिल्ला कैंप के जो लोग होते हैं इनको कुछ ही फासले पर लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है और रॉबर्ट जॉर्डन ये सोच रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि फैशिस्ट आर्मी ने अल सोर्डो के कैंप पर हमला कर दिया है। गुरिल्ला फाइटर अगस्टिन और प्रिमिटिवो एल सोर्डो की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन और पीलर ये बात जानते होते हैं कि अब एल सोर्डो की हेल्प करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगस्टिन और प्रिमिटिवो को एल सोर्डो के कैंप की तरफ नहीं जाना चाहिए। रॉबर्ट जॉर्डन और पीलर का ये प्लान होता है। फिर जो नावल का सीन है वो एल सोर्डो की हिल की तरफ जाता है जहाँ पर फैशिस्ट आर्मी एल सोर्डो के गुरिल्ला कैंप पर हमला कर रही होती है। एल सोर्डो के कुछ गुरिल्ला फाइटर्स अपनी जान गंवाकर फैशिस्ट आर्मी के कैप्टन को गोली मार देते हैं लेकिन कुछ ही मिनट के बाद फैशिस्ट आर्मी के जो प्लेन्स होते हैं वो एल सोर्डो के पहाड़ी पर मौजूद गुरिल्ला कैंप पर बम फेंक देते हैं और एल सोर्डो के ग्रुप के सभी लोग मर जाते हैं। एल सोर्डो भी मर जाता है उस बॉम्ब की वजह से जो फैशिस्ट आर्मी प्लेन्स के ज़रिए फेंकती है। फिर एक फैशिस्ट ऑफिसर अपने फैशिस्ट सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि एल सोर्डो के गुरिल्ला कैंप के जितने भी लोग हैं जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं उन सब लाशों के सर अलग कर दो, काट दो उनके सर। अब दूसरी तरफ थोड़े ही फासले पर पैब्लो का गुरिल्ला फाइटर्स का कैंप होता है और पैब्लो और दूसरे गुरिल्ला फाइटर्स बॉम्ब की आवाज़ सुनते हैं जो बॉम्ब फैशिस्ट आर्मी ने अपने प्लेन्स के ज़रिए एल सोर्डो के पहाड़ी पर गिराया होता है जहाँ पर एल सोर्डो का गुरिल्ला फाइटर्स का कैंप होता है। फिर पैब्लो का जो गुरिल्ला कैंप होता है और इस गुरिल्ला कैंप के जो मेंबर्स होते हैं सभी लंच कर रहे होते हैं और बहुत उदास होते हैं कि एल सोर्डो और उसके गुरिल्ला कैंप के लोगों को फैशिस्ट आर्मी ने जान से मार दिया है बॉम्ब गिराकर। फिर रॉबर्ट जॉर्डन रिपब्लिकन ग्रुप को एक खत लिखता है कि फैशिस्ट ब्रिज को उड़ाने का जो मिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए और फैशिस्ट लोगों के साथ अभी ना लड़ाई की जाए क्योंकि फैशिस्ट लोगों को इस बात की खबर हो चुकी है कि गुरिल्ला फाइटर्स फैशिस्ट लोगों पर हमला करने लगे हैं और उनके ब्रिज को यानी फैशिस्ट ब्रिज को उड़ाने लगे हैं बॉम्ब के साथ। रॉबर्ट जॉर्डन ये भी लिखता है रिपब्लिकन ग्रुप को कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी कि जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं वो फैशिस्ट लोगों के साथ अभी नहीं लड़ सकते। रॉबर्ट जॉर्डन गुरिल्ला फाइटर एंड्रस को ये ख़त देता है कि एंड्रस ये ख़त एक रशियन जनरल जिसका नाम होता है जनरल गोल्स उस तक पहुंचा है। जनरल गोल्स ने ही रॉबर्ट जॉर्डन को फैशिस्ट ब्रिज को बॉम्ब से उड़ाने का मिशन दिया होता है। तो फिर रॉबर्ट जॉर्डन एंड्रस को वो ख़त देकर जनरल गोल्स के हेडक्वार्टर्स की तरफ रवाना कर देता है। फिर रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया एक दूसरे के साथ दोबारा से मिलते हैं और ये दोनों मारिया और रॉबर्ट जॉर्डन
स्पेन के कैपिटल सिटी मैड्रिड में अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। मैड्रिड में रॉबर्ट जॉर्डन का एक रशियन जर्नलिस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कार्कव। उसको ये बात पता चल जाती है कि जो फेशिस्ट्स हैं इनको इस बात का इल्म है कि गुरिल्ला फाइटर्स इन पर यानी रिपब्लिकन्स पार्टी या फिर रिपब्लिकन ग्रुप इन पर अगले दिन हमला करने वाला है। तो ये बात जानकर कार्कव रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में परेशान हो जाता है। सुबह के 2 बज रहे होते हैं कि पिलर रॉबर्ट जॉर्डन को जगाती है कि पैब्लो जो है वो कैंप में से अपने साथ कुछ एक्सप्लोसिव्स लेकर भाग गया है। वो एक्सप्लोसिव्स वो बॉम्ब्स जो कि रॉबर्ट जॉर्डन ने फेशिस्ट्स ब्रिज को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करने थे। रॉबर्ट जॉर्डन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और सोचता है कि जो बचे खुचे एक्सप्लोसिव्स हैं उनको इस्तेमाल करके रॉबर्ट जॉर्डन फेशिस्ट ब्रिज को उड़ाने का मिशन पूरा करेगा। फिर सुबह सवेरे पैब्लो वापस आता है और आकर रॉबर्ट जॉर्डन को बताता है कि उसने एक्सप्लोसिव्स रिवर के अंदर फेंक दिए हैं और उसे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। अब पैब्लो बहुत तनहा फील कर रहा है। पैब्लो अपने साथ 5 लोगों को भी लेके आता है जो कि घोड़ों पर सवार होते हैं और पैब्लो इन लोगों को किसी करीबी गुरिल्ला फाइटर्स के ग्रुप से लेकर आया होता है और ये फाइटर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। फिर एंड्रेस की तरफ कहानी का रुख मुड़ता है। दिखाया जाता है कि जो एंड्रेस है वो पूरी रात सफ़र करता है रॉबर्ट जॉर्डन का ख़त जनरल गोल्स तक पहुंचाने के लिए। एंड्रेस जब रिपब्लिकन ग्रुप के इलाके में जाता है तो कुछ ऑफिसर्स एंड्रेस से सवाल जवाब करते हैं। जब एंड्रेस और उसके साथ वाले कुछ लोग कुछ गुरिल्ला फाइटर्स जनरल गोल्स के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचते हैं तो एक पॉलिटिशियन जिसका नेम होता है एंड्रे मार्टी वो एंड्रेस और दूसरे उसके साथी जो होते हैं एंड्रेस के साथ जो लोग होते हैं उन पर शक करता है कि ये लोग कोई फेशिस्ट लोग हैं और ये पॉलिटिशियन ऑर्डर दे देता है कि एंड्रेस और उसके साथ जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। रॉबर्ट जॉर्डन का फ्रेंड कार्कोव यहाँ पर आ जाता है जब उसको पता चलता है कि एंड्रेस और उसके साथ वाले लोग अरेस्ट हो चुके हैं। फिर कार्कोव एंड्रेस और उसके साथ वाले लोगों को छुड़वा देता है ये बताकर कि ये लोग फेशिस्ट लोग नहीं हैं बल्कि ये लोग गुरिल्ला फाइटर्स हैं। ये लोग रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर रॉबर्ट जॉर्डन का खत आखिरकार जनरल गोल्स तक पहुंच जाता है लेकिन ये खत बहुत लेट पहुंचता है। रिपब्लिकन ग्रुप फेशिस्ट लोगों पर फेशिस्ट ग्रुप पर अटैक कर देता है और फिर ये जंग शुरू हो जाती है यानी कि स्पेनिश सिविल वार शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है रॉबर्ट जॉर्डन और एनसेल्मो ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। फेशिस्ट सोल्जर्स को गोलियां मारते हैं और एक्सप्लोसिव्स को ब्रिज के साथ लगा देते हैं यानी ब्रिज पर एक्सप्लोसिव्स लगा देते हैं रॉबर्ट जॉर्डन और एनसेल्मो। पिलर आकर बताती है रॉबर्ट जॉर्डन और एनसेल्मो को कि अलाडियो मर चुका है और फर्नांडो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और अब रॉबर्ट जॉर्डन और पिलर और बाकी गुरिल्ला फाइटर्स फर्नांडो को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। फर्नांडो को अब यहीं छोड़ना पड़ेगा गुरिल्ला कैंप के अंदर ही। फिर रॉबर्ट जॉर्डन बॉम्ब्स को चला देता है, धमाका होता है बहुत बड़ा और फेशिस्ट लोगों का जो ब्रिज होता है वो गिर जाता है। लेकिन बॉम्ब से इतनी तबाही होती है कि बॉम्ब से अंसेल्मो भी ज़ख्मी हो जाता है और वो भी मर जाता है। फिर पैब्लो भी आ जाता है और बताता है रॉबर्ट जॉर्डन को कि उसके 5 आदमी मर चुके हैं जो कि गुरिल्ला फाइटर्स थे। ऑगस्टिन ये बात करता है कि पैब्लो ने उन 5 आदमियों को घोड़े हासिल करने की खातिर मार दिया है और पैब्लो भी ये बात मान जाता है कि उसने वाकई इसीलिए घोड़ों को हासिल करने के लिए उन 5 लोगों को मार दिया। फिर रॉबर्ट जॉर्डन पैब्लो पिलर और बाकी लोग मारिया ये लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और एक सड़क को पार कर रहे होते हैं कि एक बुलेट जो कि फेशिस्ट आर्मी की तरफ से बुलेट चलाई गई होती है वो रॉबर्ट जॉर्डन के घोड़े को लग जाती है और ये बुलेट घोड़े को लगने के बाद रॉबर्ट जॉर्डन की टांग में लग जाती है। गोली लगने की वजह से रॉबर्ट जॉर्डन की जो टांग है वो टूट जाती है। अब रॉबर्ट जॉर्डन ये बात जानता होता है कि वो पीछे रह जाएगा, वो बाकी लोगों के साथ बाकी गुरिल्ला फाइटर्स के साथ इस जगह से नहीं निकल पाएगा। फिर रॉबर्ट जॉर्डन मारिया को गुड बाय कहता है और साथ ये कहता है कि वो मारिया के साथ ही रहेगा चाहे मारिया उसे यहाँ से छोड़कर चली जाए। फिर पिलर और पैब्लो मारिया को इस जगह से ले जाते हैं। फिर रॉबर्ट जॉर्डन अकेला रह जाता है पीछे और रॉबर्ट जॉर्डन फिर खुदकुशी करने का सोचता है, सुसाइड करने का सोचता है लेकिन वो सुसाइड नहीं करता बल्कि रॉबर्ट जॉर्डन ये प्लान करता है कि जब तक वो जिंदा है वो फेशिस्ट सोल्जर्स के साथ लड़ेगा और उनको रोक कर रखेगा। रॉबर्ट जॉर्डन बड़ा खुश होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत अच्छी तरह गुजारे। फिर जैसे ही फेशिस्ट आर्मी का लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर्स के साथ जंगल के अंदर आता है तो रॉबर्ट जॉर्डन अपनी बंदूक से फेशिस्ट आर्मी पर निशाना बांधता है और उसे महसूस होता है कि उसका जो दिल है वो धड़क रहा है और रॉबर्ट जॉर्डन जंगल के अंदर ज़मीन पर लेटा हुआ है।
रॉबर्ट जॉर्डन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो और उसके जो गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं, पैब्लो, पिलर और बाकी सारे लोग, ये लोग फेशिस्ट ब्रिज को बॉम्ब के साथ उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जो नरेटर है फार होम द बेल टोल्स इस नावल का, उसने ये क्लियरली नहीं बताया कि रॉबर्ट जॉर्डन की नावल के एंड पर डेथ हो जाती है या फिर रॉबर्ट जॉर्डन बच जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नावल समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं बैंड करते हैं।